नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी स्पेशल क्लासेस में, जहां पे हम अपनी बीएसए यानी कि भारतीय साक्षर अधिनियम की क्लासेस को रन कर रहे हैं। सबसे पहले बीएसए की कई सारी क्लासेस अभी तक चल चुकी हैं और ये 7वीं नंबर यानी कि 7th क्लास है आपकी। और इस क्लास में हम उन एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, बेरख के उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन संभव नहीं है। इसका मतलब हम आज डेफिनेशन क्लॉज पढ़ने वाले हैं। आज हम उन डेफिनेशंस को बेसिकली कोट करेंगे, उन सारी चीजों को जो हमारे बेयर एक्ट में कंपलसरी है, जिन्हें लर्न किए बिना आपका प्रीलिम्स या आपका मेंस कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसे याद करेंगे तो ही आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी को। जो भी एडवोकेट्स हो, जो भी प्रैक्टिशनर हो, जो भी सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, सबके लिए बस मैं कहूंगा कि नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए। कुछ चीजें मैं बेयर एक्ट से डायरेक्टली इस वजह से लिखवाऊंगा क्योंकि वो एज इट इज पूछे जाते हैं। कुछ चीजें मैं अपने तरीके से, जो आपके लिए जरूरी है, लॉ की ही लैंग्वेज में लिखवाई जाएंगी चीजें, उसको अपने तरीके से उसको आपके लिए नोट्स के फॉर्मेट में बना के दिया जाएगा। डायग्राम्स और चार्ट्स इस पे काम चल रहा है। जो ही आपका एक पोर्शन कंप्लीट होगा, तुरंत उससे रिलेटेड आपके जो भी नोट्स होंगे वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और जो आपको क्लासेस में लिखवाया जा रहा है वो भी आप लिखना शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर, या फिर जो लोग एप्लीकेशन से देख रहे हैं उसमें तो नंबर अवेलेबल रहता ही है। आप किसी भी तरह से हमें कांटेक्ट करें, किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए की, यानी कि बीएस से जब भी लिखिए 2023 जरूर लिख लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब इसकी स्टार्टिंग की यानी कि प्रारंभिक के साथ साथ में जो पहला भाग है, यानी कि जो अध्याय 1 प्रारंभिक के नाम से है, चैप्टर 1, पहले तो पार्ट 1, फिर उसके बाद अध्याय 1 जो है, ये भी आपका चैप्टर 1 जो भी है प्रारंभिक के बारे में बताता है। सॉरी, प्रिलिमिनरी पोर्शन को कवर करने वाला ये भाग है। तो चलिए इसको एज इट इज कुछ चीजों को लिख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप बीएसए लिखें कुछ चीजों को भी ध्यान में रखते रहें। जैसे ये एक्ट नंबर 47 है 2023 का, जैसे ये 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट की इससे क्या है, असेंट प्राप्त हुई, और 1 जुलाई 2024 को ये एनफोर्स हुआ ऑल ओवर द इंडिया। ये कुछ चीजें हैं जिसे आपको याद रखनी है, कुछ क्वेश्चंस आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब कुछ चीजों को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शंस को एक एक करके देखेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, हमें बेसिकली इसके डेफिनेशन क्लॉज को कवर करना है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे इसके भाग 1 को। भाग 1 के अंदर हम इसके चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 को लिखेंगे, जिसे हम प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी पोर्शन के रूप में जानते हैं। और इसी के साथ हम यहां से अपनी शुरुआत कर लेंगे सेक्शन 1 यानी कि धारा 1 की। अब धारा 1 बताता है संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ के बारे में, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट के बारे में। अब शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, कि शॉर्ट टाइटल में हम इसे क्या लिखते हैं, इसे ही हम एक इसके पूरे नाम के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल सबसे पहले इसका सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 में हम लिखेंगे। सेक्शन 1 क्या है, ये आप हेडिंग में चाहें तो लिख सकते हैं, संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ, यानी शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। अब यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 सबसेक्शन 1। इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजों को समझना है, इसलिए आपके सामने बोर्ड पे मैं लिखवा दे रहा हूं। मैं चाहता तो बेयर एक्ट की आपकी एक पीडीएफ भी लगा करके यहाँ पे चीजों को समझा सकता था, बट उससे
और जब लिख करके चीजें आपके सामने आती हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। इसकी एक एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो आप थोड़े से और अगर इसमें एनालिसिस करें तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो हम इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में संक्षिप्त रूप से जानते हैं। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है, लिखेंगे भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी कि इसमें आप लिखेंगे द एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी कि क्या इंग्लिश में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही लिखा गया है। इसके साथ सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, ये वो बारीकियां हैं जिन बारीकियों से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में कुछ चीजें अंडरलाइन कराई जाएंगी। ठीक है, तो लिखें, यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष, यह किसी, ऐसे लिख लेते हैं, यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होता है। सभी न्यायिक कार्यवाहियों को, सभी, ये अंडरलाइन करने वाली चीज है, सभी न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होता है। यानी कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या और इंक्लूड होगा उसको हम लिखेंगे, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है। जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल बोलते हैं इसे, ठीक है, सेना न्यायालय, इसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है। किंतु इंग्लिश में भी लिख लेंगे चाहे तो, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, बट किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष, किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों को, अंडरलाइन करेंगे, प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र, एफिडेविट जो आप लोग बनवाते हैं, शपथ पत्रों को, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होता है, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, की कार्यवाहियों को, की कार्यवाहियों को लागू होता है। यानी किस पे लागू होता है, किस पे नहीं लागू होता है। अगर इसको हम एक बार में देखें तो ये हमारा जो बीएसए है 2023, बीएसए 2023 है, ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, यानी जितनी भी न्यायिक कार्रवाइयां हैं, उन सभी में, अब न्यायालय में हो या उसके समक्ष हो, जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, जितने भी न्यायिक कार्रवाइयां होंगी, उन पे ये लागू होगी। ठीक है, उन पे ये लागू हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ
ये कोर्ट मार्शल यानी सैन्य न्यायालय में भी लागू होगा। यानी कि सेना का जो न्यायालय होता है, जो कोर्ट मार्शल होता है, जितने भी मान लेते हैं मिलिट्री से रिलेटेड या फिर आर्मी से रिलेटेड या फिर एयरफोर्स, कितनी भी तरह की अगर इस तरह का कोई भी केस सामने आता है तो उसका जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा वो कहाँ पे, सैन्य न्यायालय में होगा। और उसमें भी जब हम एविडेंसेस की बात करेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि BSA 2023 की ही हम बात करेंगे। बट एक्सक्लूडिंग, लेकिन कुछ जगहों पे ये लागू नहीं होता है। अब वो कौन कौन सी जगह है, तो ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं। एक जो एफिडेविट होता है, किसी अधिकारी के सामने अगर आप एफिडेविट प्रोवाइड कर रहे हैं, एफिडेविट शपथ पत्र, आप शपथ पत्र अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि मैं शपथ लेता हूं मेरी ये सारी चीजें जो सही है, ठीक है, मैं इन सब चीजों के बारे में बताता हूं, तो इसको एज एन एविडेंस नहीं प्रोवाइड, कहीं भी प्रूफ नहीं किया जा सकता है, एज एन एविडेंस कहीं पे भी रखा नहीं जा सकता है। और दूसरी चीज, मध्यस्थों के समक्ष, मध्यस्थों यानी जो मीडिएटर्स होते हैं, मीडिएशन करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, सॉरी आर्बिटर जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली आर्बिटर बोलते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन आपने सुना होगा। तो जो मध्यस्थ होते हैं उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही की गई, क्योंकि मध्यस्थ क्या करते हैं, दो पक्षों को बैठा करके समझाने बुझाने का काम करते हैं। कुछ बातें आप मान लो, कुछ बातें आप मान लो, उसमें बहुत सारी चीजों पे एक्सेप्टेंस होता है, बहुत सारी चीजों पे डिनायल होता है, कुछ कुछ चीजों को मान लिया जाता है ताकि विवाद को खत्म किया जा सके। तो इन सारी प्रोसीडिंग्स को भी एज एन एविडेंस नहीं माना जा सकता है। तो इंक्लूडिंग टू थिंग्स, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यानी कि सभी न्यायिक कार्रवाइयों को इंक्लूड किया जाता है न्यायालय या उसके समक्ष, और क्या सैन्य न्यायालय भी इसमें सम्मिलित है, कोर्ट मार्शल भी इसमें सम्मिलित है। किंतु इसमें शपथ पत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। कौन सा शपथ पत्र, किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए, ठीक है, किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए जो शपथ पत्र हैं उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। और जो मध्यस्थ यानी जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनके सामने जो भी चीजें, जितनी कार्यवाहियां हुई हैं उन सभी पर भी लागू नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही से आपके कई सारे क्वेश्चंस पूछते भी हैं, अक्सर पूछा जाता है निम्न में से किस पे लागू होता है, किस पे नहीं लागू होता है। अभी मैं वो भी लिखवाऊंगा कि पहले क्या था, अभी क्या था, क्या क्या चेंजेस कर दिए गए हैं, इसमें भी चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को हम लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपने डेफिनेशन याद कर लिया होगा, नहीं याद किया होगा तो जब इससे एमसीक्यूज हम लोग कराएंगे तो वहां पे आपको याद हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, अगला पेज ले लेना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी इसका रिवीजन भी हम करेंगे। ओके, चलिए अब सब सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। अब सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 क्या बताता है कि इसकी लागू करने की तिथि क्या होगी, यानी कि इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या होगी। तो इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिनकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट पे, और कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिनकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होती है वो डिपेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। यानी किस तारीख से ये लागू होगा, उस तारीख के बारे में अगर हम देखें तो आपसे एक क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए कि इसके लागू होने की तिथि के बारे में प्रावधान या फिर लागू होने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, तो इसमें आप केंद्रीय गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी घुमा करके स्टेटमेंट में लगा करके आपसे पूछ दिए जा रहे हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखते रहेंगे। इसमें लिखें, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार, या उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ऐसा नहीं एक दिन मोदी जी बोल दिया काम हो गया, अमित शाह जी बोल दिया काम हो गया, ध्यान रखना पड़ेगा, उसे राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत किया जाना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। और ये डेट कौन सी थी ऑफिशियल गजट में, ये डेट थी 1 जुलाई 2024। और फिर यहीं से आप सेक्शन 170 को एक बार देख लें, ठीक है, सेक्शन 170 को एक बार आप देख लें, आवृत्तियां एवं निरसन के बारे में जिसमें बात किया गया है, ठीक है। अब ये चीजें तो हो गई जो आपने लिखा,
सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 तीनों आप लोगों ने लिख लिया। अब क्या बाकी है? अब ये बाकी है कि कितनी तरह के इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं और इन अमेंडमेंट्स को एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। तो एक हेडिंग आप डाल देंगे, एक हेडिंग आप डाल देंगे, हेडिंग डालना ज्यादा सही है। बीएसए में किए गए परिवर्तन, बीएसए में किए गए परिवर्तन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए परिवर्तन। क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही परिवर्तन किया गया? नहीं, ये परिवर्तन तो कहीं से किया नहीं गया, क्योंकि ये एक्ट जो है पूरा पूरा नया आया है। तो इसके मैक्सिमम पार्ट्स कहां से लिए गए? मैक्सिमम क्या, 98 या 99% पार्ट्स किससे कह सकते हैं? ये ऑप्ट किए गए इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से। अब इस एक्ट में कुछ कुछ चीजों को जो परिवर्तन किया गया है वो ही तो बीएसए का पार्ट है। बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे हेडिंग बना देते हैं कि बीएसए में किए गया परिवर्तन। कौन कौन सी चीजें नई ऐड की गई हैं, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे लिखवाया जा रहा है। तो इस सेक्शन को ध्यान से लिखेंगे। इसमें पॉइंट नंबर वन, बीएसए की धारा 1, बीएसए की धारा 1, धारा 1 अब ये किन चीजों के बारे में बात करती है? ये बात करती है एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट के बारे में, ठीक है। यानी कि शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, यानी कि संक्षिप्त नाम, और इसका लागू होना और इसके प्रारंभ के बारे में बात करता है। बेसिकली इसके विस्तार के बारे में बात करता है, इसका एक्सपेंशन है कहां तक, किस पर्टिकुलर एरिया तक या किस किस फील्ड में आप आप बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को यूज कर सकते हैं। तो वो एरियाज कौन कौन से हैं उसको हम सेक्शन नंबर 1 में ही देख चुके हैं। तो इस वजह से यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि बीएसए की धारा 1 इसके विस्तार व प्रवर्तन के बारे में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार ठीक है। यानी ये क्या उपबंधित कर रहा है? जैसे पहले जो बीएसए की जगह पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था, 1872 का जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड किया गया था उसमें। लेकिन बाद में अमेंडमेंट के द्वारा 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा उसे जोड़ा गया था। ये मूल एक्ट का पार्ट नहीं था। और बीएसए में क्या है, मूल एक्ट का पार्ट है कि संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। वो बताने की बात नहीं, वो पहले से ही चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेंगे। इसके अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, ठीक है। लिखिए इसमें बीएसए की धारा, बीएसए की धारा 1 की उपधारा 2, ठीक है, यानी सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 ऑफ बीएसए के द्वारा सेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम व नौसेना अधिनियम को निरसित कर दिया गया है, ठीक है। इट मींस इट रिपील्ड कौन कौन सा, सेना वाला जो आपका अधिनियम है, ठीक है, सैन्य अधिनियम, सेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम, इसको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जो परिवर्तन है उसको छोटा छोटा करके हम पॉइंट में लिख लें तो याद भी हो जाए। पॉइंट नंबर 3, अब इसमें लिखिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाला लिखवा रहा हूं मैं। इंडियन एविडेंस एक्ट
1872 का उद्देश्य साक्ष्य विधि को समेकित, संशोधित व परिभाषित, किन किन 3 चीजों के बारे में बात किया गया है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था? साक्ष्य विधि को, किस चीज को? एविडेंस एक्ट को, साक्ष्य विधि को सबसे पहले तो समेकित करना, फिर परिभाषित करना, फिर संशोधित करना। यानी इसे क्या करना है? समेकित करना है, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, सम एक कर दिया जाए, ठीक है, सबको समेकित कर रहे हैं, मिला करके एक जगह पे कर दिया जाए, ठीक है। संशोधित करना, जरूरत पड़े तो उसमें अमेंडमेंट भी कर देना, और परिभाषित करना, जहां जहां पे परिभाषाएं नहीं समझ में आ रही है उसको परिभाषित करने के लिए इसे बनाया गया है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। जिसे बीएसए की उद्देशिका द्वारा, जिसे बीएसए की उद्देशिका द्वारा, उद्देशिका क्या होता है? जैसे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर लें तो इसमें प्रियम्बल होता है, उद्देशिका होता है, और ये जो प्रियम्बल होता है, ये जो उद्देशिका होती है, यही लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट होता है। जैसे कि अगर आप बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, सॉरी बीएसए की बात करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो आपने देखा संक्षिप्त नाम, इसका लागू होना और इसके प्रारंभ के बारे में बात की गई है। तो संक्षिप्त नाम का मतलब क्या है? ये शॉर्ट टाइटल क्यों है? तो फिर लॉन्ग टाइटल क्या है? तो इसका लॉन्ग टाइटल जो है वो इसका प्रियम्बल है। इसकी उद्देशिका में जितने वर्ड्स लिखे गए ये सब मिला जुला करके इसका लॉन्ग टाइटल हो जाता है कि बीएसए बेसिकली है क्या। जब भी बीएसए की बात की जाएगी तो उसके प्रियम्बल को याद किया जाएगा, ये इसका लॉन्ग टाइटल। और इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी सुविधा अनुसार ऐसा लिख दिया गया है, ठीक है। कि उद्देशिका, बीएसए की उद्देशिका द्वारा निरसित कर दिया गया है। किसे निरसित किया गया है? जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ऑब्जेक्टिव था उसे निरसित कर दिया गया है, ठीक है। उद्देशिका का मतलब ही होता है ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताया जाए। एंड इट्स ऑल्सो द लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट, ठीक है। चलिए, अब इस अधिनियम का उद्देश्य, थोड़ा सा उद्देश्य भी चेंज हो गया। उद्देश्य, अब इस अधिनियम का उद्देश्य, वो मैंने लिखवाया भी था, निष्पक्ष विचारण के लिए ठीक है, इम्पार्शियल होना चाहिए, इम्पार्शियल, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों व सिद्धांतों को, साक्ष्य के साधारण नियमों व सिद्धांतों को, अब ये आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना करके आपको कंफ्यूज करेंगे। देखिएगा, स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस बना करके आपको कंफ्यूज करते हैं। जब भी एक्ट अमेंड होता है या फिर एक्ट में कोई नई चीज आती है तो स्टेटमेंट में बना देंगे, एरो मेकिंग में बना देंगे, किसी तरह से ऐसा बना देंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि आप कंफ्यूज हो वहां पे, क्योंकि आपने दोनों एक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो कंफ्यूजन उसमें होना चाहिए, ठीक है। ठीक, साधारण नियमों व सिद्धांतों को समेकित करने तथा उसका उपबंध करने के लिए समेकित करने तथा उसका उपबंध करने के लिए अधिनियमित है, अधिनियमित है। पिछला वाला किस लिए था? पिछला वाला था साक्ष्य के जो नियम है उन्हें समेकित, संशोधित और परिभाषित करने के लिए, और ये क्या है? साक्ष्य के जो साधारण नियम और सिद्धांत है उन्हें समेकित और उनको उपबंधित करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखते रहेंगे। ये कुछ अमेंडमेंट्स थे, ये कुछ परिवर्तन थे, जिन परिवर्तन को आप नोट बना करके लिख सकते हैं, अलग कलर के पेन से लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम
चलने वाले हैं अपने सेक्शन नंबर 2 यानी कि जिसे हम डेफिनेशन क्लॉज कहते हैं, यानी परिभाषा खंड की तरफ हम चलने वाले हैं, जहां से आपके मेन जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, जहां से आपको अच्छे खासे नोट्स बनाने को मिल जाएंगे और जहां से आपकी सिनॉप्सिस भी काफी बेहतर तरीके से क्लियर होगी। ये बहुत जरूरी है इसलिए ताकि आप जब भी अपने परिभाषा खंड को देखें तो उसे एक बार जरूर आपका लिखा होना हुआ चाहिए। सिर्फ बैरेक्ट में देख करके, सिर्फ उसे कलर करके आप कई सारी चीजों को याद तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जो ही आप लिखेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जगह बना लेता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसका परिभाषा खंड। परिभाषाएं लिख सकते हैं आप, ठीक है, परिभाषाएं लिख सकते हैं, यानी कि सेक्शन 2 लिख सकते हैं, धारा 2, सेक्शन 2 ऑफ बीएसए, डेफिनेशंस, परिभाषाएं। अब इन डेफिनेशंस में हम कुछ चीजों को लिखें, इसमें कुछ चीजों का मतलब जो बताया गया है, जो डेफिनेशंस बताए गए हैं, इन डेफिनेशंस के पहले भी एक चीज बताया गया है। ये बताया गया है इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, यानी कि इस अधिनियम में जब तक किस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक किस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी कि जब तक ये बताया ना जाए कि इसका मतलब कुछ और होगा, तब तक उसका मीनिंग यही रहेगा। यानी जहां पे न्यायालय बताया गया, न्यायालय का मतलब वही रहेगा। अब अगर कहीं पे लिख दिया जाए कि न्यायालय का मतलब इस स्थान को पर्टिकुलर माना जाएगा, इस स्थान के कहे गए स्टेटमेंट या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन के कहे गए स्टेटमेंट को, तो उसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है। लेकिन जब तक नहीं कहा जाएगा, जब तक संदर्भित नहीं किया जाएगा, तब तक उसका मतलब वही रहेगा जो यहां पे डिफाइन किया गया है। और इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है, सबसे पहले जो डेफिनेशन है ये है न्यायालय की डेफिनेशन, यानी कोर्ट की डेफिनेशन। तो हेडिंग डालें सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। आप चाहें तो धारा 2 क भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय, कोर्ट लिखते हैं, थोड़ा सा न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय मध्यस्थ नहीं होंगे, मध्यस्थों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत, साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत की बात की गई है, यानी लॉ भी उनको साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत करता है, ऑथराइज करता है साक्ष्य लेने के लिए। विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? न्यायालय में क्या क्या सम्मिलित है? न्यायाधीश सम्मिलित है, मजिस्ट्रेट सम्मिलित है, साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति है तो वो सभी व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। लेकिन एक व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है, वो है मध्यस्थ। इसे हम कोर्ट नहीं कह रहे हैं। यानी कि अगर कोई आर्बिट्रेटर के द्वारा सुलह समझौता कर लेता है और सुलह समझौता करने के बाद ये कहता है कि देखिए वहां पे तो साहब, वहां पे जो मीडिएटर थे, वहां पे जो आर्बिट्रेटर थे, उन्होंने बताया था कि ठीक है, मान लेते हैं कि जमीन का मामला है, 5 एकड़ जमीन की बात है,
तो मध्यस्थ साहब ने बोला था कि 2.5 एकड़ तुम ले लो, 2.5 एकड़ तुम ले लो, बात जो है मान ली गई और इस वजह से अब इसको मानना ही पड़ेगा अगले पक्ष को। ठीक है, तो मान लेते हैं 3 और 2 एकड़ का बंटवारा कर दिया मध्यस्थ साहब ने, बैठा करके समझा करके बुझा करके सामने उन लोगों ने हाँ हाँ बोल दिया, ठीक है। लेकिन अब जिसे कम मिल रहा है क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता? बिल्कुल वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि मध्यस्थ ने सिर्फ इन दोनों लोगों के बीच में समझौता किया है। मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर किसी तरह का कोर्ट नहीं है, किसी तरह का वो क्या नहीं है, न्यायालय नहीं है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। तो वो व्यक्ति फिर से कोर्ट में जा सकता है, फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। आर्बिट्रेशन तो इस वजह से किया जाता है ताकि टाइम बच सके, पैसे बच सके, जल्दी जल्दी किसी चीज का डिसीजन हो सके और बर्डन ऑन द कोर्ट, जो बर्डन होता है कोर्ट के ऊपर, वो थोड़ा सा कम किया जा सके। बट इसका मतलब ये नहीं कि आर्बिट्रेटर ने कुछ बोल दिया तो बस वही अब पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपसे समझौता है, आपकी जब तक कंसेंट है तब तक वो बात मानी जाएगी, आपकी कंसेंट नहीं है तो वो आप कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसे आपने समझ लिया। तो कौन कौन आ रहा है कोर्ट में? कोर्ट में आ रहे हैं हमारे जज साहब, यानी कि इन दिस अधिनियम जो कोर्ट है इसका मतलब है इंक्लूडिंग ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence, legally authorized to take evidence, but expected किसको किसको एक्सेप्ट कर रहा है, किसको मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेड, ये किसको एक्सेप्ट, तो ये आर्बिट्रेटर को सबसे पहले एक्सेप्शन में रख दे रहा है। ठीक है, उसे एक्सेप्शन में रख देना, इसको जरूर ध्यान में रखते रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया हमारा एक डेफिनेशन, क्लियर हुआ, याद भी हो गया होगा, और इससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आसानी से कर भी लेंगे। चलिए, धारा 2 की उपधारा, सॉरी उपधारा नहीं, इसे खंड कहते हैं, धारा 2 के खंड बी के बारे में एक आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है, एक होती है खंड, एक होती है उपधारा, यानी एक होता है सबसेक्शन, एक होता है क्लॉज। सबसेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, किस जगह पे किस तरीके से यूज किया जाता है, इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो अंतर है, वो मैं कई बार अपनी क्लासेस में बता चुका हूं। जो पिछले या उसके पिछले वाले बैच के लोग होंगे उन्हें इसके बारे में पता होगा, क्योंकि मैं अक्सर इस सब चीजों पे जो ही थोड़ी सी बात, छोटी सी बात भी कोई बोल देता है तो उस बात को पकड़ करके उस बात में संशोधन करने की मेरी आदत है। तो उन लोगों को पता होगा, अगर वो लोग देख रहे हो तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उपधारा एंड खंड, यानी कि सबसेक्शंस एंड क्लॉज, दोनों के बीच में क्या डेफिनेशन, क्या डिफरेंस है, ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए 2B को देख लेते हैं। इसमें है कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि निश्चायक सबूत। हेडिंग डालेंगे निश्चायक सबूत। कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा एक एक करके हम पहले लिखेंगे फिर समझ लेंगे। ठीक है, लिखने वाला भी काम होता रहे तो ज्यादा बेहतर है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए कोर्ट के बारे में बताया, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ये क्या बता रहा है, कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बता रहा है। ठीक है, सी फॉर कोर्ट, सी फॉर कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें, निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है, से अभिप्रेत है कि जब हम इस अधिनियम द्वारा जब हम इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का, जब हम इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का, अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जा सकता है, जाता है, जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, किया जाता है,
वहां न्यायालय उस एक तथ्य के, अब यहां से जो चीजें हैं वो बोल्ड में लिखनी है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के, न्यायालय क्या कर रहा है, उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को भी साबित हुआ मानेगा, उस अन्य को भी साबित हुआ मानेगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और लिखेंगे फिर बताऊंगा। और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए, और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं होगी, और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि न्यायालय ऐसी अनुमति नहीं देगा। ठीक है, एक बार ठीक से और देख लेते हैं इंग्लिश में। ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ मींस व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, यानी इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जा रहा है कि एक तथ्य को दूसरे तथ्य का कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया गया। वो क्या है, इसका एक निश्चायक सबूत मान लिया गया। द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा, दूसरे को भी सबसे पहले तो साबित मान लेगा, और फिर उसे नासाबित करने के लिए जिस भी तरह की, अगर किसी तरह से उसके प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने का प्रयास किया जाएगा तो न्यायालय उसकी अनुमति नहीं देगा। एक प्रूफ हो गया, दूसरा भी प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, अब इसका जो डिटेल है वो डिटेल आपको केस लॉज के बेस पे या फिर जो इलस्ट्रेशंस हैं उसके बेस पे मैं आपको और डिटेल में समझाता जाऊंगा। जब ये कंप्लीट होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इसको और डिटेल में हम समझाते जाएंगे। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से समझिए। निश्चायक सबूत का मतलब क्या होता है? जब, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब, कब हुआ, जब हुआ। इसका मतलब है कि जब इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चायक सबूत घोषित कर दिया जा रहा है। इस अधिनियम के द्वारा प्रूफ कर दिया गया कि हाँ ठीक है, एक चीज हुआ, दूसरी चीज हुई, एक जो है दूसरे का निश्चायक सबूत है, और उसमें से कोई एक तथ्य जो है वो प्रूफ हो गया, तो दूसरे को भी सबसे पहले प्रूफ मान लिया जाएगा, दूसरे को भी साबित मान लिया जाएगा। और अब दूसरे को नासाबित घोषित करने के लिए, नासाबित करने के प्रयोजन से जितने भी साक्ष्य देने का प्रयास किया जाएगा न्यायालय उसे मना कर देगा, क्योंकि एक प्रूफ हो चुका है, दूसरे को आप अब डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या कर दिया गया, उसका निश्चायक सबूत किसी एक को पर्टिकुलरली फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अगला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन सी। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन सी। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 3। इसकी हेडिंग लिखिए डिस्प्रूव्ड। इसे हम नासाबित बोलते हैं, इसे हम नासाबित बोलते हैं, डिस्प्रूव। यहीं पे क्यों जरूरी था, सी के बाद डी आता है, इस वजह से एक और चीजें हैं। अभी अभी आपने नासाबित पढ़ा, एक तथ्य दूसरे, न्यायालय के द्वारा एक तथ्य को इस अधिनियम के आधार पर क्या किया गया कि एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत मान लिया गया, और एक के प्रूफ होने से दूसरे को भी साबित मान लिया जाएगा। और दूसरे को नासाबित घोषित करने के लिए, दूसरे को नासाबित करने के प्रयोजन से कोई भी एविडेंस दिया जाएगा तो उस एविडेंस को क्या करेगा, न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करेगा, न्यायालय क्या करेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा, ये अनुमति नहीं देगा। इसके बारे में बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब यहीं पे नासाबित का मतलब हम समझ लेते हैं, साबित का भी मतलब अभी आगे समझाया जाएगा, बट पहले नासाबित यानी डिस्प्रूव का मतलब समझ लेते हैं। लिखेंगे इसमें, तथ्य के संबंध में नासाबित से अभिप्रेत है, तथ्य के संबंध में नासाबित से अभिप्रेत है। देखिए, तथ्य को ही साबित या नासाबित करना है, जो फैक्ट्स है, फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। फैक्ट्स जो है वही प्रूव करना होता है, वही डिस्प्रूव करना होता है, और इसे हमने पिछली क्लासेस में इलस्ट्रेशंस के बेस पे भी समझा था, कई सारे एग्जांपल्स देकर के मैंने समझाए थे। बट अभी मैं थोड़ा नोट्स बनवाने के मूड में हूँ आप लोगों का, तो इस वजह से नोट्स पहले कुछ चीजें जो हैं जो एज इट इज बेयर से लिखे जाने हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ। इसको लिखने के बाद बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे केस लॉस, बहुत सारे आपके रिसेंट केस लॉस हैं, उन सब चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, चलिए
इसमें लिखेंगे तथ्य के संबंध में नासाबित से अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात, जब न्यायालय अपने समक्ष न्यायालय के सामने कुछ रखा गया, अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करता है, यहां से कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं, इस वजह से इसे आप अंडरलाइन भी करेंगे और ध्यान से समझेंगे भी। या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, अब वो देखिए वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, या तो ऐसा समझे, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में, उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। जरा ध्यान से समझिएगा, नासाबित का मतलब क्या होता है, क्या चीजें साबित नहीं हो सकती हैं, क्या चीजों को डिस्प्रूव्ड माना जा सकता है। सबसे पहले, या तो न्यायालय के सामने जो भी विचार रखे गए हैं, जो भी विषय रखे गए हैं, उन विषयों पर विचार करने के बाद या तो न्यायालय को यह विश्वास हो जा रहा है कि जो चीजें रखी गई हैं उसका अस्तित्व नहीं है। इसके लिए बताया जा रहा है, जो नासाबित है उसको नासाबित बोलने से पहले दो चीजें सोचनी पड़ेंगी। या तो न्यायालय विश्वास कर देता है कि ये संभव ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। कि एक हैंडीकैप्ड पर्सन ने, जो हाथ उसका हैंडीकैप्ड है, जो मतलब जो राइट हैंड है उस पे ही मान लेते हैं पैरालाइज्ड है या फिर किसी तरह से प्रॉब्लम्स है, और कोई बता रहा है कि देखिए भाई राइट हैंड से इन्होंने क्या है, चाकू मारा, इसका अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, हाथ उतने उसके मजबूत है ही नहीं कि वो चाकू को मार सके। जो टमाटर नहीं काट सकता है, चाकू कैसे काटे, मतलब किसी और को कैसे काट सकता है। ये पहली बात। या तो ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात कर दी जाए कि उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि इस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को, प्रज्ञावान व्यक्ति का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पर्सन है जो सोचने समझने में ठीक है, सोचने समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, उसमें दिमाग से साउंड माइंडेड है, किसी तरह का उसमें जोर दबाव नहीं है, वह व्यक्ति इतना अधिसंभाव्य समझे उसके अनस्तित्व को, मतलब कि ये नहीं हो सकता, उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभव, मतलब इतना ज्यादा संभव होने के समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। यानी मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपने ही आपको चाकू मार रहा है और वो पूरी तरीके से दिमाग से ठीक है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, फिर भी वो अपने आप को चाकू मार रहा है। तो ये ऐसा माना जा सकता है, कोई प्रज्ञावान व्यक्ति होगा वो ये बिल्कुल समझेगा कि कोई अगर पागल नहीं है तो झूठ में अपने आप को चाकू नहीं मानेगा, किसी ने उसको फोर्स किया होगा, किसी न किसी वजह से उसने चाकू मारी होगी, उसने सपने में तो चाकू नहीं मारा होगा। इस चीज के बारे में बात की जा रही है।
ठीक है, तो कोई प्रज्ञावान व्यक्ति भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस कंडीशन में, उस जो तथ्य को रखा गया है उसके अनस्तित्व को इतना ज्यादा अधिसंभावित समझेगा, तब जाकर के भी इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशन इसको ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है, and is proved in relation to a fact means when after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist, या तो it does not exist वाला काम हो जाए, ये अस्तित्व में है ही नहीं, और consider its non-existence too probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist. सेम वही बात। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया, अब कल डॉक्यूमेंट पढ़ना है, दस्तावेज पढ़ना है। दस्तावेज छोटा सा नहीं है, दस्तावेज बहुत, मतलब मेन चीज तो इसका दस्तावेज ही आ जाता है, डॉक्यूमेंट। कल डॉक्यूमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को देखेंगे। डॉक्यूमेंट में आपका इलस्ट्रेशन भी है, दृष्टांत भी है, उस दृष्टांत को भी हम पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे, समझेंगे। फिलहाल आज आपको जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उतनी चीजें समझ में आई गई होंगी। धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। अभी कुछ चीजों को आप लेकर के चलिए। अभी आपका सबसे जरूरी है पढ़ना। पढ़ करके धीरे धीरे आप कुछ चीजों को नोट्स बनाते रहिए और धीरे धीरे सारी चीजें आपकी जो ही कंप्लीट होंगी, आपका टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। नए बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पुराने वाले हैं उनका तो टेस्ट रेगुलर चल रहा है। टेस्ट सीरीज बैच में जुड़ना चाहें तो भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी हमारी डाउनलोड करें। फेसबुक पेज भी हमारे आप रीच कर सकते हैं डायरेक्टली। यूट्यूब पे इसके सारे लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। इंस्टा पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का पर्टिकुलर ग्रुप जो बना हुआ है जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, उसमें भी आप रीच कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उस पर आप व्हाट्सअप, मैसेज, कॉल किसी भी तरीके से आप बात करके, ठीक है, 2 नंबर होंगे, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप चाहें तो बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हमने बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ा और उसके डेफिनेशन क्लॉज को भी हमने कवर किया 3 डेफिनेशंस के साथ में। इसमें पहला था कोर्ट यानी कि न्यायालय, दूसरा था निश्चायक सबूत यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ, और तीसरा था जिसे हम ना साबित यानी कि डिस्प्रूव के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर नई क्लास के साथ मिलेंगे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन लेकर के। तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।